आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मस्जिद मदारिस और साथ ही साथ खानकाहों के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए से लगातार कार्रवाई की जा रही है और कभी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रोविज़न्स में नोटिस दी जा रही है और कभी उनको ये कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है। इस तरीके से लगातार देवीपाटन मंडल गोंडा में लगभग 208 मस्जिद मदरसे और खानकाह टारगेट किए गए और उनका डेमोलिशंस हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मस्जिद और मदरसों के और खानकाहों के डेमोलिशंस को लेकर के लगातार कई कड़े आदेश और निर्देश भी दिए हैं और ऑफिसर्स पे कई बार फाइन भी लगाया गया। हालांकि तमाम सुप्रीम कोर्ट के प्रयास और ऑर्डर के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एज इट इज़ कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरह का डेमोलिशंस हो या डेमोलिशंस के अतिरिक्त कोई कार्रवाई की जाती है तो भी नेचुरल जस्टिस का यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का उसे टाइम दिया जाना चाहिए। जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है उसके खिलाफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना चाहिए और अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की और उनको पनिश किया और उनके खिलाफ फाइन भी लगाया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देवीपाटन मंडल गोंडा, उसमें 4 ज़िले हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा, और इससे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोरखपुर, महाराजगंज, इसी तरीके से लखीमपुर, सीतापुर और बाराबंकी, पीलीभीत मिलाकर के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए से लगभग 208 मस्जिद, मदरसे और खानकाहों का डेमोलिशन किया गया है और इनकी डेमोलिशंस के साथ साथ उस पे फाइन और पनिशमेंट किया गया है। अब देखना इस बात को है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जजमेंट में एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया था। उसका पैराग्राफ 80 है। बाबरी मस्जिद के जजमेंट का पैराग्राफ 80 यानी 80 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो रिलीजियस स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी जिसके कब्ज़े में जैसे है वो वैसे रहेगी, उसका किसी भी रूप में डेमोलिशंस और वो नहीं किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया और स्वीकार के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशंस राम जन्मभूमि के लिए हुआ और राम जन्मभूमि का निर्माण भी हो गया। एक तरफ उसी जजमेंट से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ जो उसमें ऑब्जर्वेशन है, सरकार उस ऑब्जर्वेशंस के कई पार्ट को मानती नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1950 से पहले किसी के पास थी तो वो उसका ओनर होगा, उसमें किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सेक्शन 9 को भी डिटेल पढ़ करके हम आपको एलोबरेट करते हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 2006 में उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़रिए से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 लाया गया। उसको हिंदी में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहते हैं। राजस्व संहिता का इम्प्लीमेंटेशन हुआ
और 2016 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का रूल फ्रेम हुआ, जो रूल 2016 कहा गया। अब राजस्व संहिता 2006 के सेक्शन 67A में ये कहा गया कि 29 नवंबर 2012 से पहले जिसका जिस प्रॉपर्टी पे पोजीशन है वो उसका मालिक रहेगा, और अगर किसी कारणवश किसी कागज़ में कोई कमी है तो पोजीशन के आधार पे उसे ओनरशिप डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हालांकि कई सरेड़ी की लैंड ऐसी है जिस पे बाद में कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स के ज़रिए से उसमें इंटरप्रिटेशंस भी किए गए। हालांकि आबादी की ज़मीन और लैंड को लेकर करके बहुत क्लियर रेशियो है कि उसका ओनर डिक्लेयर किया जाएगा। अगर ये स्पेसिफिक चीज़ें होने के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से कई मामलों में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी जाती है। स्टेट का जो डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ाया और समझाया गया वो स्टेट वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में अगर देखा जाए तो स्टेट का काम प्रोजिक्यूशन की तरह हो जाता है और प्रोजिक्यूटिंग स्टेट की तरह से दिखने लगता है। हालांकि भारत सरकार के ज़रिए से माननीय प्रधानमंत्री के ज़रिए पीएम आवास, इंदिरा आवास और कई तरीके के कई तरीके की आवास योजनाएं गवर्नमेंट के ज़रिए से रन की जा रही है, और बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिली सब्सिडी से पब्लिक के पास, जिसके पास घर नहीं होता है, उनको आशियाना बनाने के लिए सरकार खुद ज़मीन देती है और सरकार उस पर फंड भी प्रोवाइड करती है, और उस फंड से बने हुए कई ऐसे घर को सरकार ने गिराया भी है। तो सरकार जब खुद लोगों को आवास प्रोवाइड कर रही है तो ऐसी स्थिति में बने हुए घरों को गिराना और उसको इलीगल डिक्लेयर करना, सरकार अगर चाहे तो लैंड एक्सचेंज की भी प्रोविजंस है। तो किसी भी लैंड को गिराने के बजाय अगर रेवेन्यू कोड रूल और रेवेन्यू कोड 2006 को अगर बारीकी से देखा जाए तो धारा 101 कहता है जो लैंड है, अगर किसी वजह से किसी ने गवर्नमेंट के लैंड पे अपना घर, मकान या दुकान बना लिया है या अनधिकृत तरीके से मान लीजिए कि कब्जा भी है, तो उस लैंड को या उतनी मालियत की लैंड दे करके आदमी अपनी ज़मीन को एक्सचेंज कर सकता है। एक्सचेंज करने के पूरे प्रोविजंस उसमें मौजूद हैं। अब जो 208 गिराए गए, हम यहीं की बात करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि लाखों घर भारत में गिराया गया है। ऑफिशियल डाटा सरकार के ज़रिए से ये पेश किया जा सकता है, लेकिन आए दिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे अवैध अतिक्रमण, इलीगल कंस्ट्रक्शन, और लखनऊ में एक जगह है अकबर नगर जहाँ पे लगभग 2200-2400 मकान आज़ादी से पहले से बने हुए थे और उनका डेमोलिशंस हुआ है। हालांकि उनको कुछ जगहों पे रिहेबिलिटेट भी किया और उनको अलग फ्लैट बना करके गवर्नमेंट ने फ्लैट दिया और अकबर नगर को ग्रीन जोन भी डिक्लेयर किया। तो इस तरीके से सरकार ने डेमोलिश करके वहाँ पे काम किया है। अब बात यह है कि जब किसी भी लैंड पे कब्जा होता है तो वहाँ पे गांव में लेखपाल होता है, कानूनगो होता है, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, उसके आगे ज़िले का डीएम होता है, पुलिस प्रशासन होती है थाने से लेकर के एसपी ऑफिस तक। तो डेमोलिशंस पे हर महीने में सरकार के ऑफिसर्स उस पर प्रोग्राम करते हैं और कई बार चकबंदी भी इलाके में लगती है। तो कई चीज़ें होने के बावजूद अगर सरकार की ज़मीनों पे इस तरीके से लाखों लाख लोगों ने
अगर कब्जा कर लिया है तो एक्चुअली सरकार ज़मीनों को खाली करा रही है, डेमोलिश करा रही है, तो उस पे उनके ऑफिसर्स की भी ड्यूटी थी कि जिस समय जिस पीरियड में ज़मीन पे कब्जा हुआ है, आखिर वो लोग कहाँ पे थे, वो ऑफिसर्स कहाँ पे थे, उनकी ड्यूटी क्या थी, उनकी लाइबिलिटी क्या थी, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। जबकि बहुत बार ऐसा होता है कि जिसके मातहत रहता है आदमी वही कब्जा करा देता है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो कब्जा करा देते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र, फिर उनका ट्रांसफ़र, फिर उनका ट्रांसफ़र। तो जो इतने दिनों के बाद कब्जा हुआ और कई सालों के बाद अगर वो डेमोलिशंस की कार्रवाई की जाती है तो सरकार को रेगुलराइजेशन की स्कीम लानी चाहिए। कोई अवैध कब्जा है तो उसको रेगुलराइज करना चाहिए, उसके बदले में सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए। और गिराने से, जैसे कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, अगर सैकड़ों लाखों घर, सैकड़ों हजारों लाखों घर अगर अवैध कब्जे के या इलीगल पोजीशंस पे या इलीगल ऑक्युपाई होने की वजह से अगर गिराया जाता है, तो एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं, हम दो हमारे दो के नारे के हिसाब से, तो ये माना जाए कि लगभग 4 से 5 लाख लोग भारत में बेघर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो भारत सरकार का सपना है वो सपना अधूरा हो जाएगा। तो डेमोलिशंस के बजाय रेगुलराइजेशन लाना चाहिए और उसके बदले में कोई लैंड एक्सचेंज कराने के जो प्रोविजंस है उसको देखना चाहिए और लैंड को एक्सचेंज करके बाकायदा उसे एक्सचेंज करना चाहिए। आज हम एक केस का डिस्कस करते हैं जो बहराइच का है। ये है मस्जिद मदीना और इसको वहाँ के इलाके ज़बान में कहते हैं पक्की मस्जिद। ये बहराइच से रिलेटेड है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ज़रिए से 5/5/2025 को नोटिस दी गई और नोटिस देने पे ये कहा गया कि इसको तत्काल प्रभाव से खाली किया जाए। देखिए ये नोटिस डेट है, अब यहीं से डिस्कस करते हुए चलते हैं। 5/5/2025 को ये नोटिस दी गई। अब नोटिस देने पे इन्होंने कहा कि 13/5/2025 को इसका रिप्लाई दें और ऑफिसर्स के ज़रिए से इसमें पिटीशन के पेज नंबर 10 पे, इसको हम टेलीग्राम के अपने चैनल पे सज्जाद हुसैन ला एसोसिएट पे शेयर कर देंगे, आप उसको डिटेल भी देख सकते हैं। 67 सबसेक्शन 2 और 67 विदिन ब्रैकेट 6 ये यूपी रेवेन्यू कोड रूल के हिसाब से दिया। और इसमें जो नोटिस जारी की गई, यहाँ पे खुद ऑफिसर्स के ज़रिए से लिखा गया कि ये मस्जिद क्या है, ये मस्जिद पक्की मस्जिद है और ये बनी हुई है 3300 वर्ग मीटर में और इस पे लगभग 33 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। अब मस्जिद कमेटी के ज़रिए से, मस्जिद कमेटी का ये दावा है कि जो ये मस्जिद है, ये मस्जिद लगभग आज़ादी के पहले की है और पैराग्राफ 4 में मौज़िन के ज़रिए से कहा गया कि जो मास्क है वो एग्ज़िट कर रही है प्रियर टू द इंडिपेंडेंस इंडिया। अभी हम बात कर रहे थे कि भारतीय कानून के हिसाब से जिम्मेदारी एंड लैंड एबोलिशंस के हिसाब से सेक्शन 9 ये कहता है कि जो 1950 से पहले पोजेशनेट है वो उसका मालिक रहेगा। अब ये एक मस्जिद है जिसको लेकर के 2025 में नोटिस दी गई और उसको डेमोलिशंस करने के लिए भी नोटिस दी गई। इसका रिप्लाई फाइल किया गया। रिप्लाई इसमें दिया गया 7/5/2025 को।
रिप्लाई बहुत डिटेल दी गई थी और ये कहा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी गई, होम सेक्रेटरी को दी गई, और ये कहा गया कि जो पक्की मस्जिद है उसका ये रिप्लिकेशन है। रिप्लिकेशन में ये कहा गया कि ये जो लैंड है भले ये बंजर दर्ज है, लेकिन ये जो मस्जिद है ये वक्फ अलत तवातुर है और वक्फ बाय यूज़र है, जिसको लेकर के अभी वक्फ अमेंडमेंट में बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं नए वाले में। और इसमें उसी कानून का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड पैराग्राफ 2 में लिखा कि 67A ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 ये कहता है कि अगर 29 नवंबर 2012 से पहले अगर कोई किसी तरह का स्ट्रक्चर बना करके रखता है तो वो उसकी रहेगी, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये ओरिजिनली बनी हुई है भारत के आज़ाद होने से पहले, तो ऐसी स्थिति में यूपी रेवेन्यू कोड रूल और यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का सेक्शन 67A कहता है कि 29 नवंबर 2012 से पहले अगर एग्जिस्ट करती है तो यूपी रेवेन्यू कोड लागू नहीं होगा। और इसी तरीके से पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इसमें रेफरेंस दिया गया, जिसमें कहा गया कि जो प्रोसीडिंग की गई है ऑफिसर्स के ज़रिए से 67 को इनिशिएट करने के लिए या 67 को इनिशिएट करने का, उसमें ये कहा गया वर्शिप एक्ट में कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो प्रॉपर्टी जैसे थी वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगी। तो क्या ऑफिसर्स के ज़रिए से बिना पढ़े लिखे ये नोटिस जारी की गई, और इसमें ये भी प्ली किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे प्रोनाउंसमेंट किए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल साइड से भी इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश किया जाता है बिना नोटिस के, बिना समन के, तो वो इलीगल है और ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और ये पिटीशन अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो रही है। उसके बाद इसमें जिक्र है ये रिट पिटीशन सिविल नंबर 1246/2020, टाइटल इसका अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में वो एज इट इज़ रहेंगे अक्रॉस द कंट्री, और उसमें किसी तरह के इंटरफेरेंस अभी नहीं होंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल ऑर्डर न दे दे। लास्ट में इसमें प्रेयर की गई कि अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ज़रिए से लगता है, नोटिस देने वाले ऑफिसर्स के ज़रिए, कि इसके बावजूद भी कि मस्जिद इलीगल है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो कमेटी के ज़रिए से एक रिक्वेस्ट की गई उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 101 में, जिसमें लैंड को एक्सचेंज करने का प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये रिक्वेस्ट करते हुए 7/5/2025 को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। और ये चूँकि वहाँ पे कोई कॉपी जल्दी रिसीव नहीं करते हैं तो ये बाय डाक जो है उनको भेजना पड़ा। ऑलरेडी इस मस्जिद का परमिशन माइक का और कई एक परमिशंस गवर्नमेंट के ज़रिए से खुद दिए हैं, उनका स्टेट गवर्नमेंट का इस बात का खुद एडमिशन है, और नोटिस में जैसा कि हमने दिखाया कि वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब ये मस्जिद का कुछ फ़ोटोग्राफ है यहाँ पे,
और कभी ऐसा केस करना हो तो फ़ोटो लगा देना चाहिए ताकि बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने दिख सकें और ऑनरेबल कोर्ट को ऑर्डर करने में आसानी हो। ये एफिडेविट है। अब इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो दिखाना चाह रहे थे। ये सर्टिफाइड कॉपी है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि लोकस स्टैंडाई पे चूँकि बहुत सारे लोग पिटीशन करने नहीं आ पाते हैं, तो इसमें जो मौज़िन थे वो मौज़िन यहाँ पे आए थे पिटीशन करने के लिए। तो मौज़िन के बारे में स्टेट ऑब्जेक्शन किया कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है मौज़िन के बिहाफ पे। और मौज़िन किसे कहते हैं? कोर्ट ने कहा कि जो 5 टाइम का अजान दे उसे मौज़िन कहते हैं। तो ऑन बीइंग आस्क्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट द पिटिशनर बीइंग मौज़िन इन फैक्ट मैनेज द अफेयर ऑफ द मस्जिद, देयरफॉर ही हैज़ लोकस स्टैंडाई। तो स्टेट का जो ऑब्जेक्शन था कि जो मौज़िन है वो मस्जिद के अफेयर से कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा ये ऑब्जेक्शन था। हम इसमें काउंसिल भी थे, तो हमारा इसमें स्टेटमेंट ये था कि मौज़िन चूँकि 5 टाइम अजान देता है तो इसलिए सारा अफेयर उसी की शुरुआत करने पे और अजान देने पे है, इसलिए उसका लोकस स्टैंडाई है और वो पिटीशन फाइल कर सकता है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसीडिंग है मस्जिद का वो 67 यूपी रेवेन्यू कोर्ट के अंदर है, और अगर पिटिशनर को कोई लोकस स्टैंडाई है इस मैटर में तो उसे नोटिस का रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या किसी अदर पर्सन के ज़रिए से अगर चाहे तो वो भी नोटिस का रिप्लाई कर सकता है। और अगर कोई इस तरह का नोटिस का रिप्लाई दिया जाता है तो 67 यूपी रेवेन्यू कोर्ट को लेकर के, तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हमारा क्लेम है 67A को लेकर के, कि चूँकि वो स्ट्रक्चर 29 नवंबर 2012 से पहले है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो ये ऑफिसर्स जो है वो असर्टेन करें और उसको देखें और ऑब्जेक्शन को डिसाइड करें। तो इस तरीके से जो डेमोलेशंस लगी थी कि विद इन 10 डेज में हो जाएगी, वो रुक गई। अब वक्फ बाय यूज़र को लेकर के बहुत सारा मसला है, जिस पे राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल जजमेंट दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में ये वक्फ बाय यूज़र को कहा, ये पार्टी नेम है शकूर शाह वर्सेस इलियास करके जजमेंट है। इसका एसबी सिविल रिवीजन पिटीशन नंबर 189/2023 है, और इसमें बहुत एलोबरेट किया है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने। और जो लास्ट में है वो ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और रिवीजन को अलाउ कर दिया है और ट्रिब्यूनल के लिए भेज दिया है। इसके बाद जब हम लोगों को ये ऑर्डर मिल गया हाई कोर्ट से, तो हम लोगों ने बाकायदा डिटेल कंप्लायंस एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि कोर्ट ने हमसे हमारे पिटीशन में ये कहा कि आपको लिबर्टी है कि ऑफिसर्स के ज़रिए से जो नोटिस दी गई है आप उसका रिप्लाई फाइल करो। रिप्लाई फाइल करने के लिए फिर डिटेल रिप्लाई करना हुआ, तो यहाँ पे भोगाटा संख्या लिख गया और यहाँ पे गांव लिख दिया गया। और वक्फ अलत तवातुर का मतलब है कि वक्फ बाय यूज़र, जो सेक्शन 3 वक्फ एक्ट 1995 में जिक्र है उसका। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन नंबर 4543 2025 मस्जिद मदीना और पक्की मस्जिद नानपारा बहराइच बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आदेश दिनांक को 19/5/2025 के अनुपालन में विस्तृत आवेदन। अब इसमें रेफरेंस दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एम सिद्दीक डी बनाम महंत सुरेश दास और अन्य, अब विदिन ब्रैकेट है, राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद फैसला के प्रस्तर 18 में
लक्ष्मण रेखा खींचा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए से और विधि व्यवस्था स्थापित की, उसके बारे में कहा गया। और 67 की राजस्व संहिता में कहा गया और धारा 85 वक्फ अधिनियम के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो 67 भी वक्फ की लैंड पे मेंटेनेबल नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 85 वक्फ का जिक्र किया है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है बाबरी मस्जिद का जजमेंट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो जजमेंट है वो पैराग्राफ 80, यहाँ पे उसका जजमेंट का पैराग्राफ 80 है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने डील किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्शिप जो है 15 अगस्त 1947 के पहले की जो प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहेगी और उसमें किसी भी तरह की लीगल प्रोसीडिंग और कन्वर्जन या उसका करेक्टर चेंज किसी भी रूप में नहीं होगा। और 1991 में वर्शिप पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आ गया। पैराग्राफ 1 में लिखा गया कि सम्मानीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के रिट सी नंबर 4543 ऑफ 2025 मस्जिद मदीना और पक्की मस्जिद डेटेड इतना का आदेश, हाईकोर्ट का आदेश 19/5/2025 और नोटिस दिनांक कितना प्रस्तुत किया जा रहा है। अब इसमें लिखा गया कि ज्ञातव्य है कि मस्जिद मदीना पक्की मस्जिद एक वक्फ तवातुर वक्फ बाय यूज़र है जो आज़ादी से बहुत पहले से उक्त भूमि पर मौजूद है। पवित्र मस्जिद का अशुद्ध दशकों पुराना है और स्थानीय लोग वक्फ तवातुर के रूप में स्वतंत्र भारत से पहले अपने धार्मिक कार्यों विशेष रूप से दिन में 5 बार नमाज के लिए पवित्र मस्जिद उपयोग करते थे। क्योंकि वक्फ तवातुर मस्जिद के विरुद्ध कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा राजस्व संहिता 2006 के तहत शुरू करने का प्रयास किया गया है, इसलिए यह भी करना प्रासंगिक है कि पवित्र मस्जिद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67A द्वारा विधिवत संरक्षित है। तदनुसार मस्जिद के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई अवैध और शून्य है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित आदेश के प्रस्तर 4 में उल्लेखित है। यह कि पवित्र मस्जिद जो स्वतंत्रता से पहले मौजूद है एक अस्थायी धार्मिक संरचना है जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 9 के तहत पूर्णतः संरक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट जो ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है उसका टाइटल था एम सिद्दीक डी बनाम महंत सुरेश दास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अगस्त, इसका पैराग्राफ 80 है जजमेंट का पैरा 80, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बाकायदा संरक्षित रहेगी। 15 अगस्त 1947 से पहले का जो ऑर्डर है वो एज इट इज़ रहेगा, प्रॉपर्टी है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। वक्फ तवातुर मदीना पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 यानी पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट द्वारा संरक्षित पूर्ण है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र के किसी भी परिवर्तन या प्रश्न चिन्ह पर रोक लगाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बाबरी मस्जिद के मामले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फैसला समेत अन्य कई ऐतिहासिक निर्णय में इसको संरक्षित किया और आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा माना है। तो प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कमजोर या उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो जिसको संरक्षित सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो किसी भी रूप में उसका वायलेशन नहीं किया जा सकता है।
और उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए से कई एक चीज़ें की जा रही हैं, और उसमें अस्थायी तौर पे उत्तर प्रदेश आवासीय सर्वेक्षण अभिलेख संक्रिया नियमावली 2020, उसमें नियम 6, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 16 में ये कहा गया है कि जो आबादी क्षेत्र में है उनको उसकी घरौनी का रिकॉर्ड बना करके दिया जाए, घरौनी। तो इसमें ये भी हम लोगों के ज़रिए से कहा गया कि चूंकि ये इतनी पुरानी है इसलिए इस नियम के तहत भी इसको संरक्षित किया जा सकता है। और धारा इसमें नियम 32 बहुत इम्पोर्टेंट है घरौनी का। और मस्जिद ये ब्रिटिश कॉल से चली आ रही है, और स्थानीय लोगों ने जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी तब ये मस्जिद प्रमुख रोल अदा की थी। और यहाँ पे जो मुस्लिम लड़ने वाले फौजी थे आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए, यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ते थे। तो इसलिए भी भारत को इसे संरक्षित या प्रदेश गवर्नमेंट को इसे संरक्षित करने के बजाय डिमोलिशन की नोटिस देना, ये अपने आप में एक ऐब है और ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में भी जो वक्फ की वैलिडिटी है वो उसमें कई प्रोविजंस को लागू होने के लिए रोका है, और अंतरिम आदेश 7/5/2025 17/4/2025 को दिया है। और अंतरिम आदेश में ये कहा है कि किसी भी तरह से जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर नहीं आ जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम गोपाल सिंह 2010 के मामले में वक्फ तवातुर की वैधता को बरकरार रखते हुए माना है कि समय समय पर लागू प्रासंगिक कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत वक्फ का पंजीकरण या गैर पंजीकरण एक बार बनाए गए वक्फ की प्रॉपर्टी को प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एक बार वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड हो, तो वो वक्फ के रूप में ही माना जाएगा, यानी उसके नेचर्स को किसी भी रूप में या उसकी प्रकृति को किसी भी रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से बहुत डिटेल, और ये राजस्थान हाई कोर्ट का शकूर शाह का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल ऑर्डर किया था, और सेक्शन 85 ऑफ वक्फ एक्ट को भी डिस्कस किया। तो इस हिसाब से डिटेल ऑर्डर का कंप्लायंस करने के लिए भेजा गया, और इसकी कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलग से की गई, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है और उसका सब्जेक्ट इस पे कोट कर दिया गया। ये कॉपी चूंकि वहाँ पे जल्दी रिसीव नहीं करते हैं तो कॉपियाँ बाय डाक से भेज दी गई। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये रही कि उत्तर प्रदेश में वक्फ अमेंडमेंट रूल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए से पहले बना दिया गया। ये 25 नवंबर 2024 को ये वक्फ अधिनियम 1995 की अधिनियम संख्या 43/1985 की धारा 109 को यूज़ करते हुए उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 बनाई गई, जबकि भारत सरकार के ज़रिए से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2025 में लाया गया। और उत्तर प्रदेश वहाँ पे डिस्कशंस और जेपीसी चल रही थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी,
और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ज़रिए से उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2024 यहाँ पे बना दी गई। वक्फ एक्ट का इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 3 में जो पोजीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 में इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन ऑफ movable or immovable property for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious and charitable including। अब इसमें वक्फ तवातुर का जिक्र किया है और वक्फ बाय यूज़र्स वगैरह का भी इसमें लगातार जिक्र है। तो एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो वक्फ ने उसे लगातार डिक्लेयर कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2006 है। इससे पहले हम जो है वो उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 पे डिस्कस कर लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2006 ये 5/3/2016 तक 2021 तक अमेंडेड है। इसका सेक्शन 67A कहता है कि अ सर्टेन हाउस साइट टू बी सेटल विद द एग्जिस्टिंग ओनर्स। अब इसमें कहा कि 29 नवंबर 2012 से पहले जो प्रॉपर्टी या हाउस हैं वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहेंगे। हमारी मस्जिद चूँकि आज़ादी से पूर्व की है, ऐसी स्थिति में उस पर तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। अब एक सेक्शन हम बात कर लेते हैं UPZALR एक्ट की। यह है उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। इसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, उसका जिक्र करते हैं हम। ये सेक्शन है 9। इसमें लिखा कि निजी कुआं आबादी के पेड़ों और भवनों का बंदोबस्त वर्तमान स्वामियों या अभियोगियों के साथ होगा। यानी जो प्रॉपर्टी जिसके पास है वो उसी के पास रहेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वर्शिप एक्ट 1991। वर्शिप एक्ट में सिर्फ एक चीज़ को एक्सक्लूड किया था, यानी बाहर किया गया था। यह है बाबरी मस्जिद। ये कहा कि एक्ट नॉट टू अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, यानी उसके अलावा जो भी केस आएगा वो इससे गवर्न करेगा। इसमें यह कहा गया कि कोई भी सूट मेंटेनेबल नहीं होगी। यह सेक्शन 3 पढ़ लीजिए। बार ऑफ कन्वर्जन पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी पैलेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ इनटू पैलेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सेम रिलीजियस। तो इसमें यह कह दिया गया कि किसी भी सूरत में कन्वर्ट नहीं होगी और कोई भी सूट। और ये कहा कि जो सेक्शन 4 कहता है डिक्लेरेशन, ये बात हम अभी ऊपर कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इफ ऑन द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट 4 का सबसेक्शन 2, ऑन कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग with respect to the conversion of the religious character of any palaces of worship existing on 15 day of August 1947 pending before any court, tribunal or authority same shall abate। यानी जो प्रोसीडिंग चल रही होगी 15 अगस्त 1947 उस समय वो
वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एंड नो सूट अपील आर अदर प्रोसीडिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनी सच मैटर शैल लाई ऑन आर आफ्टर। और कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने स्पेसिफिक ये भी कह दिया कि कोई सूट और किसी भी तरह का केस और कोई भी एप्लीकेशन किसी भी रूप में मेंटेनेबल नहीं होगी। पार्लियामेंट ने जब ऑलरेडी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जगह जगह तमाम जो है चीज़ें एक्सरसाइज की जा रही हैं। अब ये एक जजमेंट है 5/6/2025 का, जिसको पास किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने। इसमें मदरसों की जो संख्या है वो लगभग 28 के आसपास में है। 28 मदरसों की संख्या है और इस पे उसी तरह की नोटिस दी गई जैसे हम लोगों के केस में दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी गई और 67A का लाभ नहीं दिया गया और 101 यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का जो लैंड एक्सचेंज है उसके प्रोविजंस पे भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरह से अब एक जजमेंट है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि इस जजमेंट को पूरे तौर पे ये जजमेंट रिपोर्टेड जजमेंट है और इस जजमेंट को पूरे भारत ने अखबारों में पढ़ा। इसका सिविल अपील नंबर है 10/866 और 10/867/2010। इसका डेट ऑफ डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का और ये बहुत डिटेल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल ऑब्जर्व किया है इस जजमेंट में। और इसका पैराग्राफ 80 कहता है कि जो एज इट इज़ पहले से रहा है वो अपने हिसाब से एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये जजमेंट लगभग पेज नंबर 109 और 119 पे इस बात का डिस्कशन किया है। तो 119 ये यहाँ पे इसका जिक्र है। यह है पैराग्राफ 80 और पेज नंबर 119। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार इम्पोज किया है सेक्शन 3 ऑफ कन्वर्जन ऑफ पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को डेमोलिश नहीं किया जाएगा और उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा और उसका कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। इसका 80 का सब पैरा 2 है। इसमें जिक्र किया कि जैसे 15 अगस्त 1947 को है वैसे उसका करेक्टर एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। और कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि आफ्टर 15 अगस्त 1947 पे कोई भी सूट और कोई भी केस उस पर लाई नहीं करेगा। और इस तरीके से डिटेल डिस्कशंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 स्टिपुलेटेड ऑल नॉट अप्लाई टू राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद and to any suit, appeal or any proceeding related to it. Consequently, there is a specific exception which is carried out. तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में स्पेसिफिकली बार्ड कर दिया है कि कोई भी केस इस तरीके से नहीं चल पाएगा। अब लगातार जो प्रॉपर्टीज संरक्षित की जा चुकी हैं और जो केसेस संरक्षित किए जा चुके हैं उन पर कार्रवाई किया जाना या उस पर कार्रवाई किया जाना कहीं ना कहीं वो इलीगल है। हालांकि कोर्ट पहुंचते पहुंचते लोगों को देर हो जाती है
और उसमें रिलीफ मिलने में लोगों को देर हो जाती है। हालांकि इसके अलावा भी सरकार के पास कई एक रेमेडी है। अगर 101 का प्रोविज़न देखा जाए यूपी रेवेन्यू कोड का, तो 101 जो बात कहता है कि एक्सचेंज ऑफ लैंड पे कि लैंड चेंज की जा सकती है। तो अगर किसी कारणवश वो गवर्नमेंट की लैंड है और गवर्नमेंट उसको लेना चाहती है या उस पर सवाल जवाब करना चाहती है, तो सरकार को ये चाहिए कि लैंड या नेचर को चेंज कर दे और जो इनकी प्रॉपर्टी हो उसके बराबर जो एक्सचेंज करने का प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से एक्सचेंज कर दे, और जो प्रॉपर्टी पे कोई पहले से कब्जा किए हुए चला रहा है उसको रेगुलराइज कर दे, जैसा कि यूपी रेवेन्यू कोड का सेक्शन 67 कैपिटल ए प्रोवाइड करता है। तो बजाय गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी को गिराने के उसको रेगुलराइज करके और जितनी मालियत पे या जितनी मालियत की प्रॉपर्टी पे कब्जा है उसको लैंड रेवेन्यू से या उसको रिकवरी कर ले या उतनी प्रॉपर्टी को रिकवरी कर ले। हमने इसमें कई पॉइंट को रखा कि जो लोग 2012 से किसी प्रॉपर्टी पे पोजीशनेट हैं और वो आबादी की लैंड है या उससे को रिलेट है या यूपी जमींदारी एबोल्यूशन सेक्शन 9 से रिलेट करती है या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जजमेंट के पैरा 80 से रिलेटेड है या पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से रिलेटेड है या यूपी रेवेन्यू कोड का सेक्शन 67 कैपिटल ए से रिलेटेड है या यूपी रेवेन्यू कोड का सेक्शन 101 लैंड एक्सचेंज से रिलेटेड है, तो इन सारे मामलों पे आप ऑफिसर्स को अपना रिप्लाई दें और लिखा पढ़ी में उसको अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश करें। और अगर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो लीगल फ्रेटर्निटी या किसी लॉयर से या एडवोकेट से संपर्क कर करके अपना जवाब ढंग से तैयार कर करके लिख करके दें। और आज तो नेट के युग में सारी चीज़ें नेट पे मौजूद हैं, सारे जजमेंट मौजूद हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। उम्मीद है अच्छा, एक बात रह गई कि अगर इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी डेमोलिशंस को लेकर के आती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जिन मामलों में आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है या आर्टिकल 30 का वायलेशन होता है या आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है या आर्टिकल 19 का वायलेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी आर्टिकल या उसके सब आर्टिकल का या किसी लॉ का वायलेशंस होता है, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर कोई जल्दी है तो अर्जेंसी की एप्लीकेशन रजिस्ट्रार और सीनियर रजिस्ट्रार को दे करके अर्जेंसी में भी केस सुना जा सकता है और उस पर ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर कर करके डिसीज़न ले सकती है और डिसीज़न दे सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और किस केस स्टडी पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए बस यहीं तक, शुक्रिया, थैंक यू।